नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ते हैं नसीम एज़ेकिएल की पोएम पोएट, लवर एंड बर्ड वॉशर। पोएट से आप परिचित हैं, कवि होता है, लवर आशिक होता है, प्रेमी होता है, बर्ड वॉचर जो पक्षियों का अध्ययन करता है। जैसे इंडिया में बहुत फेमस एक जो पक्षियों का अध्ययन करता है उसको ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी एक ब्रांच है जूलॉजी की, यानी जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो इंडिया में एक फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट हुए हैं सलीम अली, उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं पक्षियों के ऊपर। तो इन तीनों को ही पेशेंस चाहिए होता है, यानी बर्ड्स आपकी मर्ज़ी से तो नहीं चलती, वो अपने हिसाब से उड़ती हैं, अपने हिसाब से घोंसला बनाती हैं, अपने हिसाब से जाती हैं आती हैं। और दूसरा लवर, पहला तो पोइट है, पोइट को भी एक अच्छी कविता लिखने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। दूसरा लवर है, उसे अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। और बर्ड वॉचर को भी धैर्य रखना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है। तो यहाँ बात पेशेंस की हो रही है। तीनों का उसने कंपैरिजन किया है। ये पोएम इस तरीके से लिखी गई है, तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो गए हैं। जैसे आपने शेक्सपियर की एक लाइन बहुत फेमस है, ल्यूनेटिक लवर एंड पोइट। वहाँ पोइट की तुलना ल्यूनेटिक और लवर से की गई है। ल्यूनेटिक पागल होता है, लवर प्रेमी होता है, और पोइट, तो पोइट और लवर वहाँ भी हैं। यहाँ जो तीसरा है वो बर्ड वॉचर है, और वहाँ शेक्सपियर का जो तीसरा है वो ल्यूनेटिक है। तो वहाँ अलग तरीके से तुलना की गई है कि जो ल्यूनेटिक होता है उसको वो चीज़ें दिखाई देती हैं जो होती ही नहीं है। जैसे कहीं उसको भूत प्रेत दिखाई देंगे। लवर है, उसको अपनी जो प्रेमिका है उसमें बड़ी खूबसूरती दिखाई देती है। इसके जो ये हुए थे, अरे बड़े फेमस लवर्स हुए हैं, लैला मजनू। तो लैला के बारे में बताया जाता है कि वो सांवली थी, रंग उसका तो कोई बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन मजनू के लिए वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। तो जो लवर है उसको सबसे ज़्यादा खूबसूरती दिखाई देती है अपनी महबूबा में। और ल्यूनेटिक, लवर एंड पोइट है ना, तो पोइट को भी वो चीज़ें दिखाई देती हैं, उन चीज़ों का डिस्क्रिप्शन करता है जो दुनिया में नहीं है। तो वहाँ एक अलग कंपैरिजन था, यहाँ अलग कंपैरिजन है। देखिए थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। इन द पोएम, कविता में एंटाइटल्ड, जिसका कि शीर्षक है पोइट, लवर एंड बर्ड वॉचर, देयर इज अ कंपैरिजन, एक तुलना है, ड्रॉन बिटवीन द पोइट द लवर। तो बिटवीन दो के लिए आता है, एमंग दो से ज़्यादा के लिए आता है। तो लवर की स्पेलिंग भी यहाँ गलत कर दी है, और बर्ड वॉचर, इन तीनों के बीच में तुलना की गई है। ऑल द थ्री हैव टू वेट, इन तीनों को ही इंतज़ार करना पड़ता है पेशेंटली, सब्र के साथ, फॉर देयर वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी उनके जो वेरियस माने विभिन्न, ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तुएं हैं, ऑफ इंटरेस्ट यानी उनकी रुचि की, उनके हित की, जिनकी तलाश में वो रहते हैं। तो तीनों को अपनी अपनी चीज़ें पाने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। वेटिंग इज़ अ स्ट्रेटेजी, तो इंतज़ार करना एक स्ट्रेटेजी है। जैसे आपको कोई युद्ध जीतना है तो उसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती ना, कोई कंपटीशन क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि कैसे स्टडी की जाए, है ना, कितने घंटे स्टडी की जाए, किस तरीके से की जाए, तो वो स्ट्रेटेजी है। तो वेटिंग भी अपने आप में एक स्ट्रेटेजी है, फॉर देम, उनके लिए, टू सक्सीड, सफल होने के लिए, इन देयर परस्यूट, अपने परस्यूट में, यानी जो उनकी तलाश है। इट इज़ द पेशेंस, तो ये धैर्य है, एंड वेटिंग, और इंतज़ार करना, दैट फाइनली रिवॉर्ड्स ऑल द थ्री विद सक्सेस, तो जो रिवॉर्ड देता है, जो इनाम देता है इन तीनों को सफल होने में। द पोइट हैज़ मेड एन अटेम्प्ट, यानी जो पोइट है उसको अटेम्प्ट करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, टू, अच्छा यहाँ पर यह है कि पोइट ने अटेम्प्ट किया है, यानी कि नसीम एज़ेकिएल ने कोशिश की है, टू डिफाइन, परिभाषित करने की, द पोइट, कवि को, इन टर्म्स ऑफ अ लवर एंड अ बर्ड वॉचर, यानी एक प्रेमी और एक बर्ड वॉचर के, यानी पक्षी विज्ञानी के रूप में उसने परिभाषित करने की कोशिश की है। द थ्री कैटेगरी ऑफ पीपल, यानी जो तीन कैटेगरी हैं इन लोगों की, कैन आइडेंटिफाई विद ईच अदर, यानी एक दूसरे से साम्यता वो स्थापित कर सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आप फिल्म देखते हैं ना, तो अपने आप को हीरो के साथ या हीरोइन के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जब वो सफ़र करता है, जब वो परेशान होता है तो हम भी परेशान होते हैं, जब वो खुश होता है तो हम भी खुश होते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करना होता है। दे रेस्पेक्टिवली सर्च फॉर वर्ड्स, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः, तो
जो पोइट है वो वर्ड्स के लिए सर्च करता है, यानी अल्फाज की तलाश में होता है, शब्दों की तलाश में होता है। लव, जो लवर है वो लव की तलाश में होता है, प्रेम की तलाश में होता है। एंड बर्ड, और जो बर्ड वॉचर है वो पक्षियों की तलाश में होता है। द थ्री आर वन, ये तीनों एक हैं, यानी एक जैसे हैं। ओनली देयर परस्यूट इज़ फॉर अ डिफरेंट गोल, लेकिन उनका जो परस्यूट है, यानी वो जो पीछा कर रहे हैं, वो जो तलाश कर रहे हैं, वो डिफरेंट गोल है, यानी उनके जो लक्ष्य हैं, गोल का मतलब लक्ष्य, एम, टारगेट, डेस्टिनेशन, तो वो अलग अलग हैं। इन द पोइम द ट्रांजिशन फ्रॉम वन इमेज टू अनदर, इस कविता में जो ट्रांजिशन होता है, यानी बदलाव होता है एक तस्वीर से दूसरी की तरफ, इज सो अनऑब्ट्रूसिव, वो इतना अनऑब्ट्रूसिव यानी कोई उसमें बाधा नहीं है, यानी एक से दूसरे की ओर चला जाता है। जब आप पोइम अभी पढ़ेंगे ना, देखेंगे कि कब वो पोइट के बारे में बोल रहा है, कब लवर के बारे में बोल रहा है, कब बर्ड वॉचर के बारे में बोल रहा है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कई बार। तो हालांकि मैं यहाँ बैठी हूँ ना आपके कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए, फिर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा मेरे साथ पढ़ने के बाद। तो दैट द पोएट, लवर एंड बर्ड वॉचर लूज देयर सेपरेट आइडेंटिटीज़, कि ये तीनों अपनी अलग अलग आइडेंटिटी, अलग अलग पहचान खो देते हैं। फॉर वंस एंड मर्ज इनटू वन अनदर, यानी एक बार तो पहचान खो देते हैं, एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, एक दूसरे में मर्ज माने समा जाते हैं। टू कैरी द पोएम फॉरवर्ड टू इट्स एंड, और कविता को आगे इसके अंत की ओर ले जाते हैं। द पोएट और बर्ड वॉचर बिगिंस बाय डिफाइनिंग द मूड, ये जो पोइट है या बर्ड वॉचर बिगिंस माने शुरू करता है, बाय डिफाइनिंग माने परिभाषित करके, द मूड यानी वो जो भावावस्था होती है, इन विच जिसमें ऑल दोज वो सभी लोग हु स्टडी जो अध्ययन करते हैं, बर्ड्स यानी पक्षियों का, और विमेन या फिर महिलाओं का, यानी जो महिलाओं का पीछा करते हैं या किसी महिला को हासिल करने की कोशिश करते हैं, प्लेस देमसेल्व्स, तो अपने आप को रख सकते हैं। बर्ड्स और विमेन यानी यहाँ जो पक्षी हैं और जो महिलाएं हैं, सिंबलाइज वो प्रतीक हैं किस चीज़ का, फ्रीडम आज़ादी का, इमेजिनेशन कल्पना का, लव प्रेम का, एंड क्रिएटिविटी यानी कुछ नया क्रिएट करने की जो एबिलिटी होती है वो क्रिएटिविटी कहलाती है, और हिंदी में उसको सृजनशीलता बोलते हैं। क्रिएशन का मतलब वहाँ सृजन होता है, कुछ नया बनाना सृजन कहलाता है। अब पोइम देखते हैं। पोइम ज़्यादा लंबी नहीं है, 2 स्टेंजा हैं इसमें। पहला स्टेंजा देखते हैं। टू फोर्स द पेस एंड नेवर टू बी स्टिल इज नॉट द वे ऑफ दोज हु स्टडी बर्ड्स और विमेन। टू फोर्स माने ज़बरदस्ती करना होता है, और पेस माने गति होती है, स्पीड होती है, यानी ज़बरदस्ती स्पीड बढ़ाना, जल्दबाजी में काम करना है ना, जल्दी से किसी की ओर बढ़ना, जल्दी से हासिल करने की कोशिश करना। एंड नेवर टू बी स्टिल, एंड नेवर और कभी नहीं, टू बी होना, स्टिल माने शांत, और कभी शांति से ना बैठना। इज नॉट द वे तरीका नहीं है, ऑफ दोज उनका, हु स्टडी जो अध्ययन करते हैं, बर्ड्स चिड़ियों का, और विमेन या फिर औरतों का। तो जो औरतों को समझने की कोशिश करते हैं या बर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें धैर्य रखना होता, वो स्पीड में काम नहीं कर सकते, जल्दबाजी में काम नहीं कर सकते। द बेस्ट पोइट्स और जो सबसे अच्छे कवि होते हैं, वेट वो इंतज़ार करते हैं, फॉर वर्ड्स शब्दों का, अल्फाजों का। तो स्वीटेबल वर्ड्स जब तक नहीं मिलते तब तक अच्छी कविता नहीं लिखी जा सकती। जल्दबाजी में आप अच्छी कविता नहीं लिख सकते। कविताएं तो लिख जाती हैं जल्दबाजी में, कुछ आशु कवि होते हैं तुरंत कविता तैयार कर देते हैं, आप उनसे कहिए कोई भी टॉपिक दीजिए, फटाफट कविता तैयार हो जाती है। लेकिन अच्छी कविता लिखने के लिए आपको अच्छे शब्दों का इंतज़ार करना पड़ता है। द हंट इज़ नॉट एन एक्सरसाइज ऑफ विल बट पेशेंट लव रिलैक्सिंग ऑन अ हिल। द हंट, हंट का मतलब शिकार भी होता है, हंट का मतलब खोज होता है। तो ये जो खोज है, इज़ नॉट नहीं है, एन एक्सरसाइज यानी एक काम, ऑफ विल जो आपके मर्जी से होता है ना। तो ये कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है, ऐसा कोई अभ्यास नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है। इन दोनों को समझना है ना, कि आपकी मर्जी से हो जाए।
बट बल्कि पेशेंट लव, यानी आपको धैर्य के साथ प्रेम करना पड़ता है। पक्षियों को जैसे मैंने आपको सलीम अली का बताया, तो वो घंटों हफ्तों तक एक पक्षी का देखते रहते थे, ऑब्जर्व करते रहते थे, है ना। तो उनका बिहेवियर तब समझ में आता है जब उनको महीनों सालों ऑब्जर्व करते हैं। तो पेशेंट लव, रिलैक्सिंग यानी आराम से बैठे हुए, ऑन अ हिल एक पहाड़ी पर, टू नोट माने ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए ध्यान से, द मूवमेंट गति, ऑफ अ टिमिड विंग, टिमिड माने डरने वाला, विंग पंख, तो टिमिड विंग पक्षियों के लिए आए। चिड़ियों को जरा सा आप देखो या कुछ करो तो वो उड़ जाती हैं, तो इसलिए टिमिड विंग यूज़ किया है, वो डर जाती हैं चिड़ियाँ कि आप कहीं उनको नुकसान ना पहुँचाएं। तो जो सलीम अली थे वो महीनों तक बहुत दूर से देखते रहते थे पक्षियों को, और तब उनके बिहेवियर पर उन्होंने किताब लिखी है। तो यहाँ आपको धैर्य चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होता है। अंटिल द वन, अंटिल जब तक के न, द वन वो इंसान, हु नोज जो जानता है, दैट के शी इज़ लव्ड उससे प्रेम किया जा रहा है, नो लॉन्गर वेट्स अब इंतज़ार नहीं करता, बट रिस्क्स लेके बल्कि वो ख़तरा ले लेती है, सरेंडरिंग अपने आप को सरेंडर करने का। तो जब यकीन हो जाता है, जैसे चिड़ियाँ हैं, आप बहुत देर तक उनको उनके आसपास घूमते रहें, उनको लिए दाना रखें, पानी रखें, फिर वो आपसे डरती नहीं है, है ना। वो आपके पास आ जाती हैं, आपके हाथ से भी दाना चुग लेंगी, तो फिर वो उन्हें ख़तरा नहीं लगता और वो सरेंडर कर देती हैं। तो ये तीनों ही केसेस में है ना, पोएट, लवर और बर्ड वॉचर। तो आशिक के केस में भी यही है कि जब किसी स्त्री को यकीन हो जाता है कि सामने वाला उससे प्रेम करता है तो वो सरेंडर कर देती है। इन दिस द पोएट फाइंड्स, इन दिस इसमें द पोएट, तो अब ये दोनों हो गए, बर्ड वॉचर हो गया, लवर हो गया, अब पोएट की भी बात आई। द पोएट फाइंड्स पाता है, हिज मॉरल प्रूव्ड कि जो उसका मॉरल है वो साबित हो रहा है। और वो मॉरल क्या है? हु नेवर स्पोक बिफोर हिज स्पिरिट मूव्ड, हु वो यानी जो कवि है, नेवर स्पोक वो कभी नहीं लिखता, बिफोर इससे पहले कि हिज स्पिरिट उसकी आत्मा, मूव्ड ना मूव हो, यानी पोइट को कोई चीज़ टच करती है, उसके दिल को कोई चीज़ छूती है तभी वो लिख पाता है। या फिर एक डिवाइन टच होता है, जैसे प्लेटो ने कहा था कि एक फाइन फ्रेंजी होती है, डिवाइन इंस्पिरेशन होती है। जब पोइट कविताएं लिखता है, कविताएं गाता है, तब वो इंसान नहीं रहता है ना, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं रहता, वो डिवाइनली इंस्पायर्ड बीइंग बन जाता है, वो अपनी कल्पनाओं में उड़ता है। तो अच्छा, ये जो बाद वाला प्रूव्ड और मूव्ड, ये जो कपलेट है, ऐसा लग रहा है जैसे कि जब आपने पढ़ा था लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, तो उसमें लास्ट कपलेट था ना, इफ़ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड आई नेवर रिट नॉर नो मैन एवर लव्ड, है ना। तो वैसा लग रहा है देखने में। तो ये हुआ फर्स्ट स्टेंजा, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। और ये है सेकेंड स्टेंजा, द स्लो मूवमेंट यानी धीरे धीरे आगे बढ़ना, सीम्स लगता है, समहाउ कुल मिलाकर, टू से कि वो कहता है, मच मोर कहीं ज़्यादा। तो धीरे धीरे जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, खासकर ये तीनों लोग है ना, पोएट, लवर और बर्ड वॉचर, तो ये ज़्यादा कहता है यानी ज़्यादा मीनिंगफुल होता है। जल्दबाजी करना यहाँ मीनिंगफुल नहीं होता, यानी जो आपके रिजल्ट्स हैं वो मीनिंगफुल नहीं होंगे। टू वॉच द रेयरर बर्ड्स, टू वॉच देखने के लिए, द रेयरर माने जो दुर्लभतम बर्ड्स चिड़ियाँ हैं, पक्षी हैं, यू हैव टू गो आपको जाना पड़ेगा, जाना पड़ता है, अलॉन्ग डेजर्टेड लेन्स, डेजर्ट वैसे रेगिस्तान को भी बोलते हैं, और डेजर्ट माने छोड़ना होता है, त्यागना होता है, और डेजर्टेड लेन्स यानी जो निर्जन जगहें हैं, जिन लेन्स पर, जिन पगडंडियों पर कोई नहीं आता जाता, तो उन निर्जन पगडंडियों पर आपको जाना होता है। ये जो चिड़ियाँ हैं वो कोशिश करती हैं कि उन्हें ऐसी जगह घोंसला बनाने के लिए मिल जाए जहाँ ज़्यादा लोग आते जाते ना हों, डिस्टर्ब ना करें।
तो उन डेजर्टेड लेन्स पर आपको जाना होगा रेयरर बर्ड्स को देखने के लिए। एंड वेयर, और जहाँ द रिवर्स फ्लो, नदियाँ बहती हैं, तो नदियों के किनारे पेड़ पौधों पर ज़्यादा घोंसले बनाती हैं चिड़ियाँ, क्योंकि उन्हें पानी भी चाहिए। इन साइलेंस, शांति में। नियर द सोर्स, जो सोर्स है, स्रोत है, नदी का स्रोत है या पानी का स्रोत है, तालाब के किनारे, नदी के किनारे, वहाँ आपको जाना पड़ता है। और या फिर बाय अ शोर, या फिर समुद्र के किनारे, सी शोर होता है, समुद्र के किनारे आपको जाना होता है। रिमोट, जो कि दूर होता है, रिमोट एरिया और मतलब दूरस्थ स्थान होते हैं, तो रिमोट जो दूर है। एंड थॉर्नी, और कांटेदार है। लाइक द हार्ट्स डार्क फ्लोर, कैसा, जैसा कि दिल का, डार्क माने अंधेरे से भरा हुआ, फ्लोर फर्श, तो दिल का अंधेरे से भरा हुआ फर्श क्या मतलब हुआ, है ना। ये अब बर्ड वॉचर से सीधा ये घुस गया लवर की तरफ, यानी निसिम एजेकियल अभी बर्ड वॉचर की बात कर रहे थे और यहाँ पर बात करने लगे वो लवर की। और जो हार्ट है यहाँ, वो उसकी प्रेमिका का या किसी भी औरत का दिल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि औरतों को भगवान भी नहीं समझ सकते, फरिश्ते भी नहीं समझ सकते, देवता भी नहीं समझ सकते। यानी वो इतना डार्कनेस से भरा हुआ है जो हृदय है, कि वहाँ जाना, वहाँ पहुँचना, वहाँ क्या है क्या, फीलिंग्स क्या हैं, ये जानना बड़ा ही मुश्किल है। वो क्योंकि वो रिमोट एरिया है, आप कुछ और समझ के बैठे हैं, वहाँ कुछ और है, थॉर्नी एरिया है। कभी कभी कांटे चुभ जाते हैं ना, लोगों को बड़े बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं वहाँ जाने की कोशिश में, बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो इसलिए उसको रिमोट एंड थॉर्नी बोला है। एंड देयर द विमेन स्लोली टर्न अराउंड। एंड देयर, और जब आप पेशेंस रखते हैं, आप अपना काम करते रहते हैं निष्ठा के साथ, सिंसियरिटी के साथ, धैर्य के साथ, तो फिर वहाँ क्या होता है, द विमेन, बात वहाँ बर्ड वॉचर की होती थी लेकिन फिर विमेन पर आ गए, तो इंटरकनेक्टेड कर दी हैं सारी चीज़ें। वहाँ विमेन, महिलाएं, स्लोली, धीरे से, धीरे धीरे, टर्न अराउंड, घूमती हैं, आपकी ओर मुड़ती हैं, है ना। आपको धैर्य रखना पड़ता है एकदम से। जैसे कई आपने बहुत सारी घटनाएं देखी होंगी जहाँ मतलब रेसिप्रोकेट नहीं होता, यानी प्यार के बदले प्यार नहीं मिलता, तो कई जगह मर्डर हो जाते हैं। कई न्यूज़ में आती रहती हैं कि वहाँ आशिक ने एक तरफा प्यार में मर्डर कर दिया, चाकू से मार डाला। तो ये ज़बरदस्ती तो है नहीं, हो भी नहीं सकता ज़बरदस्ती, तो आपको धैर्य रखना होता है। तब फिर क्या होता है, एंड देयर द विमेन स्लोली टर्न अराउंड, वो धीरे धीरे आपकी तरफ मुड़ती हैं, आपकी तरफ उनका टिल्ट होता है, झुकाव होता है इमोशनल। नॉट ओनली फ्लैश एंड बोन, तो ना केवल फ्लैश एंड बोन यानी जो बॉडी है वो, और न केवल वो झुकती है, बट मिथ्स ऑफ लाइट, तो जो महिला है वो क्या है, वो केवल फ्लैश और बोन नहीं है, बट मिथ्स, वो एक मिथ है, एक पहेली है, ऑफ लाइट, रोशनी की। तो उसको इंटरप्रेट करना, केवल एक फ्लैश एंड बोन समझना, ये गलती है। तो ये गलती नहीं करनी है लवर को। वो मिथ्स ऑफ लाइट है, यानी एक रोशनी की मिथ है, कथा है, कहानी है ना, वो आपको इंटरप्रेट करनी है, उसको समझना है उस मिथ को। विद डार्कनेस एट द कोर, और मिथ भी ऐसी है, देखो मिथ ऑफ लाइट कहा है, लेकिन जो कोर है, कोर यानी केंद्र बिंदु होता है, जैसे हमारी जो अर्थ है, धरती है, उसका एक कोर है, अंदर लिक्विड है, ऊपर से हमारी धरती सॉलिड है लेकिन अंदर लिक्विड है कोर में जाके। तो अब महिला के कोर में क्या है ना, अंदर क्या है, डार्कनेस है, अंधेरा है, वो आप नहीं समझ सकते, है ना। वो रोशनी की मिथ है, लेकिन अंदर एक मिस्ट्री है ना। डार्कनेस क्या है, मिस्ट्री, मिस्टीरियस है, उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसका जो हार्ट है वो मिस्टीरियस है, रहस्य है, उसको आप नहीं समझ सकते, बहुत मुश्किल है। विद डार्कनेस एट द कोर एंड सेंस इज फाउंड, फिर जब आप वहाँ तक पहुँचते हैं, धैर्य रखते हैं, तो जो पोइट है
उसको सेंस मिल जाता है, उसकी जो फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता है उसको सही शब्द मिल जाते हैं जो कि सेंस को, उसके अर्थ को एक्सप्रेस कर सकें, बता सकें। रीडर तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उसको सुइटेबल वर्ड्स चाहिए ना। पोइट जो फील कर रहा है वो कैसे पहुंचाएगा अपने रीडर तक, है ना, वो सेंस कैसे पहुंचाएगा अपने रीडर तक, किसके माध्यम से? मीडियम क्या है उस अर्थ को पहुंचाने का? वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं। तो धैर्य रखने के बाद उसको वो अल्फाज मिल जाते हैं जिनमें कि सेंस होता है, वो अपनी बात अपने रीडर तक पहुंचा सकता है। बाय पोइट्स लॉस्ट सेंस इज फाउंड बाय पोइट्स, ये सेंटेंस पूरा चल रहा है कि किसके द्वारा पा लिया जाता है? सेंस इज फाउंड बाय पोइट्स, कवियों के द्वारा। लॉस्ट जो खो जाते हैं। इन क्रुक्ड, क्रुक्ड माने आड़े टेढ़े, ऊंचे नीचे। रेस्टलेस यानी बेचैनी से भरे। फ्लाइट्स उड़ान, तो ये जो फ्लाइट है रेस्टलेस और क्रुक्ड फ्लाइट, ये इमेजिनेशन की फ्लाइट है। कवि को इमेजिनेशन में फ्लाई करना होता है ना, तो वो फ्लाइट है। द डीफ कैन हियर, द ब्लाइंड रिकवर साइट। अब यहाँ जो डीफ है वो भी सुन सकता है और जो ब्लाइंड है उसको भी रोशनी आँखों की मिल जाती है। यानी जो सुनाना चाहता है पोएट वो सुनाने में सक्षम होता है। भाई अगर मैं कुछ बोलूँ ना तो आप डीफ हुए ना, यानी हालांकि आपके कान काम कर रहे हैं लेकिन जब मैं कुछ बोलूँगी ही नहीं तो आपको सुनाई कैसे देगा? तो आप एक तरीके से डीफ हो गए। अच्छा, मैं अगर सामने ये जो बुक दिख रही है आपको, मैं आपको ये ना दिखाऊं तो आपको कैसे दिखेगी? तो आपकी आई साइट का कोई मतलब नहीं, ब्लाइंड हो गए आप। सामने कुछ अगर देखने को है ही नहीं तो आप ब्लाइंड है ना। तो वो कह रहा है कि द डीफ कैन हियर, द ब्लाइंड रिकवर साइट। पोइट को अपनी बात जो वो सुनाना चाहता था वो सुनाने में वो सफल होता है और जो दिखाना चाहता था वो दिखाने में सफल होता है पोइट। द ब्लाइंड कैन रिकवर साइट। या फिर अब इसको दूसरे तरीके से आप इंटरप्रेट कर लीजिए, लवर के कंटेक्स्ट में आप इसको इंटरप्रेट कर लीजिए। यानी लवर जो सुनना चाहता था वो सुन सकता है, यानी जो उसका लव रेसिप्रोकेट हो जाता है, यानी जो प्रेमिका है वो रेस्पॉन्ड करती है और वो बात बोल देती है जो वो सुनना चाहता है, और जो वो देखना चाहता है वो भी वो देख सकता है। तीसरा, फिर इसको बर्ड वॉचर के सेंस में देखिए कि बर्ड वॉचर जो है उस पक्षी की आवाज़ सुनना चाहता है, कैसे बोलता है वो पक्षी, कैसे रिएक्ट करता है वो सुन सकता है, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। और उस पक्षी का बिहेवियर देखना चाहता है, वो अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करता है, वो अपने जो उसका मेट है, उसका साथी है, उसके साथ कैसे बिहेव करता है, तो वो भी वो देख सकता है ना। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको धैर्य रखना पड़ता है। तो यहाँ ये पोइम ख़त्म होती है और मैं वीडियो भी ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।